तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे रैपिड सैंड या मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। तो रैपिड सैंड में क्या होगा, रैपिड सैंड से मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें फिल्ट्रेशन बहुत जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। लेकिन इसमें पानी को रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर भेजने से पहले पानी के अंदर कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। अब वो प्रोसेस क्या क्या है, एक तो कोएगुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद रैपिड मिक्सिंग करनी पड़ती है पानी की, फ्लोक्यूलेशन करना पड़ता है, और लास्ट में सेडिमेंटेशन करना पड़ता है। कोएगुलेशन का क्या मतलब है, कोएगुलेशन का ये मतलब है कि हमने रॉ वाटर लिया, रॉ वाटर के अंदर हम कोएगुलेंट डाल देंगे, कोएगुलेंट जैसे कि एलम, ठीक है। तो एलम को हम रॉ वाटर में डाल देंगे, तो इसी प्रोसेस को कोएगुलेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने एलम डाल दिया रॉ वाटर में, अब उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो एलम अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए, एक कंटिन्यूअस मतलब अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए मेनली, एलम मिक्स्ड प्रॉपरली। और जिस कंटेनर में हमें मिक्स करते हैं, यहाँ पे रैपिड मिक्सिंग में क्या होगा, हम वॉयलेंटली एजिटेट करेंगे पानी को, ठीक है। वॉयलेंट एजिटेशन होगी यहाँ पे। और इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे मतलब रैपिड मिक्सिंग होती है, इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग चैम्बर। फिर उसके बाद फ्लोक्यूलेशन में क्या होगा, फ्लोक्यूलेशन में क्या होगा ना कि हम जेंटल स्टीयरिंग करेंगे वाटर की, जेंटली उसको स्टीयर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक सेडिमेंट बन जाएगा या प्रेसिपिटेट बन जाएगा, मेनली प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक वाइट कलर का थिक कोपियस सड़ी, ठीक है, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम फ्लोराइड का, और इसमें लगभग 30 मिनट लगेंगे। और ये जिस चैम्बर में होगा उसको हम बोलेंगे फ्लोक्यूलेशन चैम्बर। नेक्स्ट जो है वो हमारा सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन में हमें लगभग 2 से 6 घंटे लगेंगे। और सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो हमारा प्रेसिपिटेट बना है, ये फ्लोक्यूलेंट प्रेसिपिटेट बना है, वो अपने साथ इम्प्योरिटीज को चिपका लेगा, जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, उनको अपने चिपका लेगा अपने साथ। और फिर नीचे सेडिमेंट कर जाएगा, इनके नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद हमें फिल्ट्रेशन करना है। अब फिल्ट्रेशन इसमें क्या तो कैसे होता है, इसमें होता है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन क्या मतलब है कि इसमें जो भी फिल्ट्रेशन होगा वो बहुत जल्दी होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन रेट होता है इसका 5 से 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वेयर ऑफ सैंड एरिया इन इन पर आवर, यानी कि 1 घंटे में पर मीटर स्क्वेयर ऑफ सैंड एरिया से 5 से 15 मीटर क्यूब जो पानी है वो फिल्टर होगा। अब जो फिल्टर बेड यहाँ पे बने होते हैं, जैसे स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में फिल्टर बेड थे, इसमें भी फिल्टर बेड बने होते हैं, और वो छोटी छोटी यूनिट्स में बटे होता है, डिवाइडेड इन यूनिट्स। और इन यूनिट्स का सरफेस एरिया होता है लगभग 80 to 90 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सैंड है, उसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो सैंड ग्रेन्स हैं, ठीक है, उनका एरिया जो उनका जो डायमीटर होता है वो लगभग होता है 0.4 से 0.7 mm के बीच। तो ये जो रैपिड सैंड तो थी, जो रैपिड सैंड जो स्लो सैंड जो थी, उसमें जो सैंड के ग्रेन्यूल्स थे, उसमें जो साइज था वो छोटा था, और इसमें बड़ा साइज है। तो अब मान लो बड़ा साइज है, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर स्पेस भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर छोटा साइज है मान लो, तो छोटे साइज के ग्रेन्स अगर प्रेजेंट है आपस में, तो यहाँ पे स्पेस बीच में कम होगा, ठीक है। तो अगर मान लो सैंड का साइज बड़ा है, सैंड का साइज बड़ा है तो पानी आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। तो इसमें ये याद रखना है कि इसमें सैंड ग्रेन्स का जो साइज है वो कंपेरेटिवली बड़ा होता है। अब जो सैंड बेड है,
वो होगा लगभग 1 मीटर का। सैंड बेड के नीचे होगा ग्रेवल, ये होगा लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर। और ग्रेवल जो है वो सैंड बेड को सपोर्ट करेगा, वही स्लो सैंड फिल्ट्रेशन की स्लो सैंड फिल्टर बॉक्स जो था उसकी तरह ही ग्रेवल सपोर्ट करेगा। और फिर ग्रेवल से निकल के पानी जाएगा नीचे आउटलेट पाइप्स में। जैसे नॉर्मल सैंड फिल्ट्रेशन में था, जो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन था, उसी तरह यहाँ पे भी पानी मूव करेगा, लेकिन इसमें फ़र्क बस ये है कि यहाँ पे तेज़ी से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सैंड का साइज जो है वो बड़ा है, तो बीच में स्पेसेस ज़्यादा प्रेजेंट है, और ब्लेड पाइप से पानी फिल्टर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन से जो बाकी के जो एल्यूमिनियम फ्लोक बचा है, मान लो जो प्रेसिपिटेट हमारा बना था, एल्यूमिनियम फ्लोगिलेशन के बाद जो प्रेसिपिटेट बना था, वो जो मान लो सेडिमेंटेशन से नहीं हट पाया, वो फिल्ट्रेशन से हट जाएगा। और बाकी भी मान लो जो बैक्टीरिया और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो भी इससे हट जाएगी। इम्प्योरिटीज एंड बैक्टीरियाज रिमूव। अब जब ये हट रही होगी, जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पेसेस है बीच में, वहाँ पे बैक्टीरिया और इम्प्योरिटीज फंस जाएंगी। ठीक है। अब फंस गई तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए हम पानी का बैक फ्लो करवा देते हैं। अब पानी का बैक फ्लो होगा तो पानी पीछे की तरफ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इम्प्योरिटीज वगैरह है वो वहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, डिस्लोज हो जाएंगी वहाँ से इम्प्योरिटीज, और ये वापस से फिल्टर बेड जो है हमारा क्लीन हो जाएगा। तो क्लीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, बैक वॉशिंग करेंगे। और बैक वॉशिंग मतलब क्या है, बैक फ्लो वाटर। और ये हम बैक फ्लो कब तक करेंगे, जब मान लो पहला बार हमने पानी निकाला वहां से। ठीक है, तो पानी जो निकलेगा वो बहुत गंदा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो होंगी वो डिस्क्लोज हो जाएंगी और इस पानी में आ जाएगी। ठीक है। अगली बार पानी निकाला, ठीक है, तब थोड़ी कम इम्प्योरिटीज बची है यहाँ पे, तो वो डिस्क्लोज होंगी, तो थोड़ा कम गंदा पानी होगा। फिर तीसरी बार जब निकाला तो बिल्कुल कम इम्प्योरिटीज बची हैं, तो जो पानी होगा वो काफ़ी क्लियर आएगा। तो जब तक क्लियर पानी नहीं आया तब तक हम बैक वॉशिंग करते हैं। और जो क्लियर पानी आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ फिल्टर साफ हो गए, तो हमें बैक वॉशिंग नहीं करनी हो। और इसमें लगभग 15 मिनट लगते हैं इस क्लीनिंग में। अब एक बार स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर की एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो स्लो सैंड फिल्टर एक तो सिंपल है बनाना। ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स है बनाने में। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसमें क्या होगा, इसमें हम रो वाटर डायरेक्टली डाल सकते हैं। रो वाटर कैन बी डायरेक्टली प्रीफीड। क्यों? क्योंकि इसमें हमने साथ के साथ सारे चैम्बर्स भी बना रखे हैं। जो फ्लोक्यूलेशन चैम्बर है, जो मिक्सिंग चैम्बर है, वो हमने साथ के साथ इसमें रैपिड सैंड फिल्टर में बना रखे हैं। ठीक है। तो रो वाटर को हम डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें स्टोरेज करनी पड़ेगी, जो स्टोरेज हमने देखी थी। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन चीप होती है स्लो सैंड फिल्टर में। ऑब्वियसली हम कम चैम्बर्स बना रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम होगी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लेस। इसका क्या एडवांटेज है, इसमें क्या होगा, फिल्टर बेड जो है वो अपना लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। आप कंपेयर करके देखना दोनों के फिल्टर और सैंड को कंपेयर करना, और कमेंट्स में लिखना कि किस में ज़्यादा है और कितनी कितनी हाइट है दोनों की। फ्लो सैंड फिल्ट्रेशन में सैंड बेड की हाइट क्या है और ग्रेवल की हाइट क्या है, और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में सैंड बेड की हाइट क्या है और ग्रेवल की हाइट क्या है। तो आप देखोगे कि जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है तो उसमें कम है हाइट। फिर उसके बाद अगली एडवांटेज क्या है, फिजिकल और केमिकल क्वालिटी तो इसमें पानी की निकल के आती है, यानी कि पानी जो है बहुत प्योर हो जाता है। फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटी इज़ वेरी हाई। यानी कि जो पानी फिल्टर होके आया उसकी फिजिकल और केमिकल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसमें मान लो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसमें तेज़ होती है। इसमें रैपिड होगी। ठीक है, लगभग 40 से 50 टाइम्स ज़्यादा होती है। फिर इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें बैक्टीरियल काउंट लगभग 99.9 से लेकर 99.99% तक गिर जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वर्किंग की, फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट।
तो ये दोनों के एडवांटेजेस हो गए। स्लो सैंड फिल्टर के एडवांटेज है, एक तो सिंपल टू कंस्ट्रक्ट है क्योंकि हमें ज़्यादा ज़्यादा चैम्बर्स नहीं बनाने अलग अलग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बच गई इस वजह से। फिर उसका जो पानी फिल्टर होकर आया उसकी फिजिकल और केमिकल क्वालिटी बहुत अच्छी है और बैक्टीरियल काउंट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है इसमें। फिर रैपिड सैंड फिल्टर के अगर एडवांटेजेस देखें तो इसको बनाना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स है तो मतलब रो वाटर को हम डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हैं, कोई स्टोरेज वगैरह करने की हमें कोई वो जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसका फिल्टर बेड इसमें लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, छोटा होता है हाइट में। फिर उसके बाद ये ज़्यादा तेज़ है, 40 से 50 टाइम्स लगभग ज़्यादा मतलब ज़्यादा तेज़ फिल्टर करता है एज़ कम्पेयर टू सोर्स एंड फिल्टर। और फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट भी है, मतलब ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ऑपरेशन तो रात पर। तो हमने देख लिया, स्टोरेज देख लिया, उसके बाद फिल्ट्रेशन देख लिया। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है क्लोरीनेशन। तो ये थर्ड कंपोनेंट। तो क्लोरीनेशन क्या है? क्लोरीनेशन के लिए बुक में एक लाइन लिखी है, क्लोरीनेशन इज अ सप्लीमेंट नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू फिल्ट्रेशन। यानी कि हमें ऐसा नहीं करना है, क्लोरीनेशन कर दिया और हमने सोचा कि पानी प्योर हो गया, ठीक है, सैंड फिल्ट्रेशन किया ही नहीं। हमें क्लोरीनेशन भी करना है और सैंड फिल्ट्रेशन भी करना है, तभी पानी अच्छे से फिल्टर हो पाएगा। तो अब क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन एक तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मान लो तो प्रेजेंट है पानी में, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म उनको खत्म करता है। ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, स्पोर्स पे, वायरसेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता। अनटिल एंड अनलेस हम मान लो बहुत ज़्यादा ही कंसंट्रेशन ले लें तो ऑब्वियसली कि स्पोर्स और वायरसेस भी डैमेज होंगे, लेकिन जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है उसमें वो स्पोर्स और वायरसेस भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता। लेकिन हाँ, बैक्टीरिया जो है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो जरूर खत्म हो जाते हैं इससे। फिर उसके बाद ये आयरन को, मैंगनीज को और हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है। इससे पानी का टेस्ट और कलर भी चेंज होता है, टेस्ट एंड ऑर्डर सो खत्म करता है ये। ठीक है, पानी में कोई ट्रेस नहीं रहता, ना कोई स्मेल रहती है। फिर उसके बाद एल्गी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है ये, एल्गी को ग्रो नहीं करने देता, एल्गी स्लाइम ये इन सबको उगने नहीं देता पानी में। फिर उसके बाद कोएगुलेशन में भी एड करता है, कोएगुलेशन में भी हेल्प करता है। अब काम कैसे करता है क्लोरीन? एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन को जब हम पानी में डालते हैं, इससे एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और एक हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ड्यू टू एल्कलाइन नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, पानी अल्कलाइन, पानी में थोड़ी अल्कलाइन इम्प्योरिटी जो भी प्रेजेंट होगी उसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो मेनली जो है वही हमारा काम करता है, वाटर को एक तरह से डिसइंफेक्टिंग एक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन और हाइपोक्लोराइट आयन में कूदता है और ये हाइपोक्लोरस एसिड ही मेनली जो है वो हमें डिसइंफेक्टिंग एक्शन प्रोवाइड करता है। अब क्लोरीन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब पानी का पीएच 7 होता है तब जो क्लोरीन है वो सबसे बेस्ट एक्ट करता है एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोरिनेशन, यानी कि मेनली हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है क्लोरिनेशन करते टाइम। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जब हम क्लोरिनेशन कर रहे हैं तो उससे पहले पानी जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है क्लोरीन डिमांड का। क्लोरीन डिमांड का क्या मतलब है कि मान लो पानी में हमने क्लोरीन डाला, उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमने पानी का सैंपल लिया, उसमें चेक किया क्लोरीन कितना है।
ठीक है, तो जितना हम डालेंगे उससे कम ही आएगा क्लोरीन जब हम बाद में सैंपल लेंगे। ठीक है, तो हम जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा क्लोरीन डिमांड। फॉर एग्जांपल मान लो एक पानी का ये रिजर्वोयर है, उसमें हमने 10 ग्राम क्लोरीन डाल दिया। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम क्लोरीन डाल दिया मान लो, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडम एकदम। अब क्या हुआ, 2-3 घंटे बाद, क्या कुछ मतलब थोड़े टाइम बाद हमने इसमें से एक सैंपल लिया पानी का। ठीक है, अब इसमें बचा मान लो 8 ग्राम क्लोरीन मिला हमें कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मतलब कि इस पानी ने 2 ग्राम क्लोरीन को यूज कर लिया, तो इसकी डिमांड कितनी हो गई, 2 ग्राम की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोरीन डिमांड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये क्लोरीन डिमांड चेक करने के लिए जो सैंपल लेना है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद लेना है एट गिवन टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्लोरीन डिमांड पता लग जाएगा। अब मान लो हमने क्लोरीन डाल दिया पानी में, दोबारा क्लोरीन डिमांड जितनी थी उतना हमने क्लोरीन डाल दिया, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। ठीक है, यानी कि जितनी डिमांड थी उस पानी की उतना हमें क्लोरीन डाल दिया, तो मतलब कि पानी का ब्रेक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब मान लो इससे ज़्यादा अगर हम क्लोरीन ऐड करेंगे, क्लोरीन इफ एडेड फर्दर, तो क्या होगा, हमें सरफेस पे फ्री क्लोरीन देखने को मिलेगा। फ्री क्लोरीन ऑन सरफेस। ठीक है, सरफेस पे हमें पानी के फ्री क्लोरीन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो फ्री क्लोरीन है ये लगभग 1 घंटे तक अगर कांटेक्ट में रहता है, 1 घंटे तक कांटेक्ट में रहेगा अगर, किसके, बैक्टीरियाज के, तो ही ये उनको मार सकता है। ठीक है, तो यानी कि फ्री क्लोरीन प्रेजेंट होना जरूरी है और वो कांटेक्ट में रहे 1 घंटे तक। ठीक है, तो 1 घंटे तक अगर वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में रहेगा, फ्री सरफेस पे रहेगा और कांटेक्ट में रहेगा बैक्टीरिया के, तभी वहाँ पे बैक्टीरिया खत्म होंगे। ठीक है, और मिनिमम कितना हमें क्लोरीन चाहिए होता है फ्री सरफेस, मिनिमम चाहिए होता है हमें 0.5 mg/लीटर। इतना पानी, इतना क्लोरीन हमें 1 लीटर, मतलब 0.5 mg क्लोरीन हमें 1 लीटर पानी के लिए चाहिए होता है, ताकि वो फ्री, मतलब फ्री सरफेस पे रहे। इतना फ्री सरफेस क्लोरीन हमें चाहिए। तो अब टोटल क्लोरीन कितना डालेंगे हम, टोटल क्लोरीन ये डालेंगे मान लो 10 लीटर का हमारे पास रिजर्वोयर है, उसको हमें साफ करना है। ठीक है, तो पहले तो हम उसे क्लोरीन डिमांड चेक कर लेंगे, क्लोरीन डिमांड, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्री क्लोरीन। क्लोरीन डिमांड हमने पूरी कर दी, तो मतलब कि ब्रेक पॉइंट आ गया। अब ब्रेक पॉइंट के बाद हमें और क्लोरीन ऐड करना है ताकि फ्री क्लोरीन सरफेस पे आ जाए। तो इसमें हम फ्री क्लोरीन कितना डालेंगे, मैंने आपको बताया 1 लीटर के लिए 0.5 mg, तो 10 लीटर के लिए आ गया 5 mg, को 5 mg क्लोरीन और डाल देंगे। तो इस तरह से हमें क्लोरीनेशन करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद है कि क्लोरीन कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो क्लोरीन गैस की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इकोनॉमिकल होता है क्लोरीन गैस, और क्विक होता है, एफिशिएंट होता है और इजी टू अप्लाई। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, एक तो इरिटेंट टू द आइज होता है, यानी आइज में इरिटेशन कॉज कर सकता है, और दूसरा पॉइजनस होता है। इसके अलावा क्लोरामीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये है लूज कंपाउंड ऑफ क्लोरीन एंड अमोनिया। पर इनका मतलब क्लोरीनस टेस्ट यहाँ पे नहीं आता, जो जनरली क्लोरीन गैस की वजह से क्लोरीन का जो टेस्ट आएगा वो क्लोरीनस टेस्ट नहीं रहता। और इसके अलावा जो इसमें रेजिडुअल क्लोरीन है, जो हमारा फ्री सरफेस क्लोरीन है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है हमें। तो तीसरा है हमारा परक्लोरोन। तो इसको हम हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, और ये एक तरह कैल्शियम का बाउंड होता है एक तरह का। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है, वो है सुपर क्लोरीनेशन का।
सुपर क्लोरीनेशन का मतलब क्या है? इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सेस क्लोरीन डाल देंगे, ये लार्ज डोसेस ऑफ फ्लोरीन। तो उससे क्या होगा, फ्री सरफेस पे बहुत ज़्यादा क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया किल्ड। और फिर जो एक्सेस क्लोरीन बचा उसको हम रिमूव कर देंगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीक्लोरीनेशन। कभी एक बार को तो हमने बैक्टीरिया को सबको मार दिया, बहुत सारा क्लोरीन पानी में डाल के बैक्टीरिया को सबको मार दिया। उसके बाद जो एक्सेस क्लोरीन बचा उसको हम डीक्लोरीनेशन के थ्रू बाहर निकाल देंगे पानी से। ठीक है, और ये जनरली हम करते हैं बहुत ज़्यादा हैवीली पोल्यूटेड रिवर में। हैवीली पोल्यूटेड रिवर वाटर। क्लोरीन के अलावा हम ओजोन का भी यूज़ कर सकते हैं और यूवी रेडिएशन का भी यूज़ कर सकते हैं। यूवी रेडिएशन एक्सपेंसिव बहुत होती है, इसलिए हम जनरली कम यूज़ करते हैं। हम्म, ये तो हो गया हमारा प्योरिफिकेशन ऑन लार्ज स्केल, जो हमारा बड़े बड़े रिजर्वोयर्स हैं उनको कैसे क्लीन करना है। लेकिन अब स्मॉल स्केल पे ये घरों में कैसे प्योरिफिकेशन होता है वो देख लेते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल। तो सबसे पहले तो हमें बॉइलिंग बॉइलिंग करना होता है। बॉइलिंग हमें करना लगभग 5 से 10 मिनट, और एकदम रोलिंग बॉईल होना चाहिए, मतलब एकदम वो बबल्स वगैरह आने चाहिए 5 से 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है, स्पोर्स और सिस्ट वगैरह हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इससे कोई रेजिडुअल प्रोटेक्शन नहीं मिलता। रेजिडुअल प्रोटेक्शन क्या मतलब है, जब वो पानी ठंडा होगा तब उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली हमने कि वो बाद में भी एक तरह से प्योरीफाई करती रहे। तब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक तो ठीक है, वो प्योरीफाई हो गया, लेकिन एक बार पानी ठंडा हो गया तो उसमें कोई रेजिडुअल प्रोटेक्शन नहीं बची। फिर उसके लिए हम डालेंगे केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन में क्या आता है, को ब्लीचिंग पाउडर और यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीनेटेड लाइम यूज करते हैं। ये एक वाइट अमोर्फस पाउडर होता है, वाइट अमोर्फस पाउडर। और इससे हमें लगभग 33% क्लोरीन मिलता है। अब क्लोरीन सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 kg ब्लीचिंग पाउडर लेंगे इन 20 लीटर्स ऑफ वाटर। तो इससे हमारा 5% क्लोरीन सॉल्यूशन बन गया। इसके अलावा हम हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड भी ले सकते हैं, जिसको हमने परक्लोरोन भी बोला था। और इसमें लगभग 60 to 70% क्लोरीन अवेलेबल होता है। तो हमने अब तक क्या किया, हमने देखा एक तो बॉइलिंग कर देंगे स्मॉल स्केल पे, और उसके बाद केमिकल डिसइंफेक्शन का यूज़ करेंगे। केमिकल डिसइंफेक्शन ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीनेटेड लाइम में 33% क्लोरीन मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन सोल्यूशन अगर बनाना है तो उससे क्या करेंगे, हम 4 kg ब्लीचिंग पाउडर को लेंगे और 20 लीटर वाटर में डाल देंगे। तो इससे हमें सोल्यूशन मिल जाएगा 5% क्लोरीन सोल्यूशन। अब क्लोरीन टैबलेट्स भी आने लगी हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। और इमरजेंसी केसेस में हम आयोडीन को भी यूज़ कर सकता, यूज एज डिसइंफेक्टेंट्स इन इमरजेंसी केसेस। और इसको लगभग 20 से 30 मिनट लगते हैं पानी को डिसइंफेक्ट करने में, और इसकी भी हाई कॉस्ट होती है। और फिर एक पोटेशियम परमैंगनीट की प्रेजेंट है। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट कैरेक्टरिस्टिक कलर और ऑर्डर देता है। पहले
ऑर्डर्स, टेस्ट। सो वो अजीब लगता है पानी में थोड़ा, ठीक है। और ये जनरली बाकी के बैक्टीरिया वगैरह को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर विब्रियो को ले रहा है तो उसके अगेंस्ट से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बॉइलिंग हो गई, उसके बाद हमने उसको वो कर दिया डिसइंफेक्शन। अब इस तीसरी पॉइंट है हमारा फिल्ट्रेशन। अब इसको पानी को फिल्टर करना है। तो स्मॉल स्केल पे काफ़ी सारे फिल्टर आते हैं, सिरेमिक फिल्टर। इनके नाम बुक में दिए हुए हैं, आपको याद रहे तो आप कर लो। तो पास्चर, चैम्बरलैन फिल्टर, बर्कसेल फिल्टर और कैकडी फिल्टर। इसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस जो हमें मेनली आरओ में देखने को मिलता है, वो भी एक अच्छा प्रोसेस है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब एक पॉइंट है हमारा, वेल्स का डिसइंफेक्शन कैसे कर सकते हैं। वेल्स का डिसइंफेक्शन सबसे कॉमन और इकोनॉमिकल मेथड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। वेल में ब्लीचिंग पाउडर डाल दो। लेकिन एक टेक्निक और आई है जिसको हम बोलते हैं डबल पॉट मेथड। डबल पॉट मेथड, एक तो ये ओरिजिनेट किसने की है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है नागपुर में। तो इन्होंने क्या टेक्निक बताई, इन्होंने कहा कि दो सिलेंड्रिकल पॉट लो, दो सिलेंड्रिकल पॉट्स, ठीक है। अंदर वाले की हाइट कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और दूसरे बाहर वाले का डायमीटर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये मान लो पहला पॉट है, इसका डायमीटर है 25 सेंटीमीटर, और अंदर वाले की हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर होगी और इसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर होगा। अब क्या होगा, अब हम दोनों होल्स में दोनों दोनों पोर्ट्स में, जो सिलेंड्रिकल पोर्ट है उसमें 1 सेंटीमीटर का होल करेंगे, ठीक है। अब वो होल करना कैसे है, जो इनर पोर्ट है उसमें तो जो होल करेंगे वो अपर पोर्शन में करेंगे। ये जो इसका रिम है, जो अपर पोर्शन है, इस पे यहाँ पे होल करेंगे, ठीक है। और जो नीचे और जो बाहर वाला आउटर पोर्ट है उसमें कहाँ पे करेंगे, उसमें नीचे से 4 सेंटीमीटर ऊपर करेंगे। मतलब क्या बताया, 1 सेंटीमीटर का होल करना है दोनों पोर्ट्स में। अंदर वाला जो पोर्ट है उसमें तो हम होल करेंगे अपर पोर्शन में, रिम के पास, ये रिम हो गई इसकी, इसके अपर पोर्शन में यहाँ पे हमने होल कर दिया। और जो बाहर वाला आउटर पोर्ट है वहां पे हम करेंगे बॉटम से 4 सेंटीमीटर ऊपर, 4 सेंटीमीटर अबव द बॉटम। तो एक होल यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 kg ब्लीचिंग पाउडर का मिक्सचर बनाएंगे। 1 kg ब्लीचिंग पाउडर मिक्सचर, इसमें हम 2 kg सैंड डाल देंगे, कोर्स सैंड। और इसको मॉइस्चर कर देंगे हम वाटर के साथ, वाटर मॉइस्चर, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर हमारा बन गया, इसको हम डाल देंगे अपने इनर पॉट में। अब इनर पॉट में कहाँ तक डालना है, इनर पॉट को हमने भरना है 3 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द होल। यानी कि ये मान लो यहाँ तक हमने भर दिया और ये डायमीटर हमारी होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक भर दिया, उसके बाद हम इनर पॉट को आउटर पॉट के अंदर रख देंगे और आउटर पॉट को हम पॉलीथायरीन फॉइल से ढक देंगे, पॉलीथाइलिन फॉइल से ढक देंगे, ठीक है। अब दोनों जो पोर्ट हैं उसको हम पानी के वेल के अंदर डाल देंगे, लगभग 1 मीटर नीचे रखना है पानी से, 1 मीटर बिलो वाटर लेवल। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मान लो जब लोग वहाँ पे अपनी बाल्टी वगैरह डाल करके पानी निकालेंगे तो पानी, वो जो पॉट है हमारे, वो बाकी बाल्टी वगैरह की वजह से डैमेज ना हो, तो इसलिए हम लगभग 1 मीटर नीचे रखेंगे उसको वाटर लेवल के। अब ये जो है, ये 2 से 3 वीक में हमें अच्छे से डिसइंफेक्ट करके दे सकता है पानी को।
और ये लगभग 4,500 लीटर का अगर कोई टैंक है या वेल है, उसको अच्छे से फिल्टर कर सकता है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ टेक्निक पूरी क्या थी। एक हमने लिया आउटर पॉट, इसका डायमीटर कितना है 25 सेंटीमीटर, और एक लिया इनर पॉट, इसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, हमने दोनों में 1 सेंटीमीटर का होल करना है। इनर पॉट में करना है अपर अपर पोर्शन में फ्रेम के पास, और लोअर और जो आउटर पोर्ट है उसमें कहाँ पे करना है, लगभग 4 सेंटीमीटर अबव द बॉटम। यानी कि ये मान लो बॉटम है तो उससे 4 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे होल हो गया। अब हमें क्या करना है, मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर को इसके अंदर डालना है, इनर पॉट के अंदर, कितना, लगभग 3 सेंटीमीटर बिलो द होल। और फिर इसको आउटर पॉट को हमें पॉलीइथाइलिन जो शीट है उससे कवर कर देंगे। और इस पूरे जो ये वो पूरा जो हमारा अपरेटस बन गया उसको हम वेल के अंदर डाल देंगे, लगभग पानी को जो लेवल है उससे 1 मीटर नीचे। तो उससे क्या होगा, लगभग 2 से 3 हफ्ते में पानी क्लीन हो जाएगा। लगभग 4,500 लीटर का जो वो वेल है उसके हम यूज़ कर सकते हैं ये टेक्निक। तो इसी के साथ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर हमारा हो गया कंप्लीट।